हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी के और उसमें हमारा इंडियन इकोनॉमी चल रहा है और हमारा आज का टॉपिक है इंडियन फिस्कल सिस्टम, फिस्कल पॉलिसी, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर सेंटर स्टेट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ सेंटर स्टेट एंड डेफिशिएट्स। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंडियन फिस्कल सिस्टम। तो उसमें हम देखते हैं फिस्कल सिस्टम होता क्या है। फिस्कल सिस्टम होता है कि रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैनेज करना बाय द स्टेट्स। स्टेट हम देखते हैं कि स्टेट कैसे रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैनेज करती है। तो फिस्कल सिस्टम में क्या क्या चीजें आ जाती है, इसमें आती है गवर्नमेंट की बजटरी एक्टिविटीज, दैट इज रेवेन्यू रेजिंग, बोरोइंग्स एंड स्पेंडिंग एक्टिविटीज। रेवेन्यू रेजिंग मीन्स कि गवर्नमेंट कहाँ से रेवेन्यू रेज कर रही है, रेवेन्यू जनरेट कर रही है, बोरो कर रही है और कौन कौन सी एक्टिविटीज पे स्पेंड करती है, ये सब चीजें आती है हमारे फिस्कल सिस्टम में। देन बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी की। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? फिस्कल पॉलिसी होती है किसी सर्टेन स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करके गवर्नमेंट कैसे टैक्सेस को यूज करती है, पब्लिक पे एक्सपेंडिचर करती है या पब्लिक डेट को मैनेज करती है। ठीक है, अब इन सब चीजों को मैनेज करके कुछ सर्टेन स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो इंडिया का जो फिस्कल सिस्टम है उसमें क्या क्या चीजें आती है, उसमें आता है मैनेजमेंट ऑफ रेवेन्यू सोर्सेस, रेवेन्यू सोर्सेस को मैनेज करना, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को मैनेज करना कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ पे एक्सपेंडिचर करती है और कहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रही है, इन सब चीज़ों को बेसिकली मैनेज करना, उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। इसमें पब्लिक डेट भी आ जाता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग भी आ जाता है, बजट भी आ जाता है और टैक्स स्ट्रक्चर भी आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर सेंटर। सेंटर को पैसा आता कहाँ कहाँ से है, इसमें आते हैं दो चीज़ें, एक आती है टैक्स रेवेन्यू, एक आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में आता है टैक्सेस ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जो गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे टैक्स लगाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, वो एक रेवेन्यू का सोर्स है फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। देन आता है टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पे टैक्स लगता है, या कैपिटल ट्रांजैक्शंस जो हम करते हैं उसमें टैक्स लगता है, वो भी जाता है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। देन आता है कमोडिटी एंड सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाता है। देन बात करते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू की। इसमें आता है करेंसी, क्वाइनेज एंड मिंट। जो करेंसी होती है, क्वाइनेज, मिंट, जो भी गवर्नमेंट नई फ्रेश करेंसी छापती है वो भी एक नॉन टैक्स, उस पर कोई टैक्स नहीं होता, वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाती है। फिर उसको कैसे खर्च करना है, कैसे सर्कुलेशन में लाना है, वो काम है गवर्नमेंट का डिसाइड करना। देन आता है इंटरेस्ट, रिसीट्स एंड डिविडेंड्स एंड अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू। जो इंटरेस्ट होता है वो गवर्नमेंट के पास जाता है, या डिविडेंड्स जो कहीं पे इन्वेस्ट किया है पैसा, उसका जो डिविडेंड है वो भी सेंटर के पास जाता है, और बहुत सारे नॉन टैक्स रेवेन्यू भी आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। देन बात करते हैं स्टेट की। स्टेट को पैसा कहाँ से आता है, सेम एक स्टेट टैक्स रेवेन्यू हो गया, एक शेयर इन सेंट्रल टैक्स। अब देखो, एक तो स्टेट डायरेक्ट टैक्स लेती है, ठीक है, जो भी लगता है सारे का सारा टैक्स ही स्टेट के पास जाता है। कुछ जो टैक्सेस होते हैं वो सेंटर स्टेट में इनिशियली डिवाइड हो जाते हैं कि इसका जैसे 50% स्टेट रखेगा, 50% सेंटर, या 60-40 का होता है कि 60% सेंटर के पास जाएगा, 40% स्टेट के पास जाएगा। तो वो वाला जो शेयर होता है वो सेंट्रल टैक्सेस से स्टेट को बाद में मिलता है। एक बार कलेक्ट होने के बाद टैक्स जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और बाद में वो सेंटर स्टेट में डिवाइड हो जाता है। वो वाला जो शेयर होता है वहां से स्टेट को रेवेन्यू होता है। थर्ड आता है इनकम फ्रॉम सोशल, कमर्शियल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज एंड प्रॉफिट्स ऑफ स्टेट रन एंटरप्राइजेस। स्टेट टैक्स रेवेन्यू जिसमें आते हैं लैंड रेवेन्यू, स्टैंप, रजिस्ट्रेशन, स्टेट ड्यूटी। तो और इनकम कहाँ से होती है, कुछ इकोनॉमिक सर्विसेज जो स्टेट में चल रही है, कमर्शियल सर्विसेज, या स्टेट रन एंटरप्राइजेस जो स्टेट में कोई काम हो रहा है, कोई इंडस्ट्री चल रही है, उसका डिविडेंड जो मिलता है वो आता है स्टेट रेवेन्यू के अंदर। और उसके अलावा स्टेट को मिलता है जो लैंड रेवेन्यू होता है, वो स्टेट के पास डायरेक्ट जाता है। स्टैंप ड्यूटी होती है, या रजिस्ट्रेशन पे या स्टेट ड्यूटी पे जो लगते हैं चार्जेस, वो डायरेक्टली स्टेट के पास ही जाते हैं। देन बात करते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंटर।
अभी हमने बात की रेवेन्यू के, पैसा सेंटर के पास या स्टेट के पास आता कहाँ से है। अभी हम बात करते हैं कि खर्चा कहाँ पे होता है सेंटर और स्टेट का। इसमें आते हैं, एक प्लान एक्सपेंडिचर होता है, एक होता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर में आता है जो आउटले गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, जैसे एग्रीकल्चर के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए। अब आउटले क्या होता है? आउटले होता है जो बजट से हम कुछ पार्ट किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए हम एलोकेट करते हैं, ठीक है। बजट से हम कुछ अमाउंट करते हैं ना कि इतने करोड़ रुपीस हम एक पर्टिकुलर सेक्टर को देंगे, जैसे एग्रीकल्चर को दे दिया या रूरल डेवलपमेंट में, उसको बोलते हैं आउटले। पहले भी मैंने कई बार बता दिया, तो अभी फिर से एक्सप्लेन कर दिया। तो आउटले जो एग्रीकल्चर को जाता है, पहले ही होता है कि एग्रीकल्चर पे हमने इतनी अमाउंट स्पेंड करनी है, बजट में हम पहले ही एलोकेट कर देते हैं। तो रूरल डेवलपमेंट पे कितने पैसा खर्च करना है, इरिगेशन पे, फ्लड कंट्रोल, एनर्जी इंडस्ट्री पे, मिनरल्स पे, ट्रांसपोर्ट पे, कम्युनिकेशन पे, साइंस एंड टेक पे, इन्वायरमेंट पे, इकोनॉमिक सर्विसेज पे, ये सारे प्लान्ड एक्सपेंडिचर के अंडर आते हैं। पहले प्लानिंग होती है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर को हमने इतना आउटले देना है, इतना पैसा देना है। तो नॉन प्लान में क्या आता है, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट्स, डिफेंस, सब्सिडीज, जनरल सर्विसेज, ये सब आता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में। अब देखो कहीं पे वॉर शुरू हो गई तो डिफेंस में खर्चा ज़्यादा भी आ सकता है, तो ये नॉन प्लान्ड हो गया। सब्सिडीज हो गई, तो अब सब्सिडीज का भी हमें पता नहीं है कि कितना लोग खर्च करेंगे कितना नहीं करेंगे। अब देखो एलपीजी की अगर हम बात करें तो एलपीजी सिलेंडर्स हो सकता है लोग बहुत ज़्यादा खरीद ले तो सब्सिडी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, अगर कम खरीदेंगे तो कम देनी पड़ेगी। तो ये आता है नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में। फिर बात करते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट। अब जैसे यूनियन गवर्नमेंट का होता है, सेम ही स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। एक नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होते हैं, एक डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होते हैं। तो देन नेक्स्ट हम बात करते हैं पब्लिक डेट की। पब्लिक डेट होते हैं दो तरह के, एक होता है इंटरनल डेट, एक होता है एक्सटर्नल डेट। अब डेट क्या होता है? पब्लिक डेट होता है जो गवर्नमेंट पैसा उधार लेती है। तो ठीक है, ये कहाँ कहाँ से उधार ले सकती है पैसा? दो तरीके से ले सकती है। एक तो इंटरनल मीन्स कंट्री के अंदर से ही पैसा उधार ले सकती है। दूसरा एक्सटर्नल मतलब बाहर से भी उधार ले सकती है। इंटरनल डेट में आता है लोन रेज्ड फ्रॉम ओपन मार्केट से ले सकती है, कंपनसेशन बॉन्ड्स हो गए, प्राइस बॉन्ड्स हो गए, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स हो गए जो आरबीआई इशू करती है, कमर्शियल बैंक से भी पैसा ले सकती है। तो इंटरनल डेट में आता है कंट्री के अंदर से ही पैसा उधार लेना, तो इसमें ये सारी चीजें आ जाती है, कमर्शियल बैंक्स, आरबीआई, ये सब चीजें, ठीक है। एक्सटर्नल डेट में आता है जो बाहर से पैसा उधार लेती है, लाइक वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ, एडीबी, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया। इंडिविजुअल कंट्री से भी किसी एक पर्टिकुलर कंट्री से पैसा उधार ले सकती है, लाइक यूएसए से ले लिया, जापान से ले लिया, ये सारे आते हैं एक्सटर्नल डेट में। नेक्स्ट आता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? अब हमने देखा कि गवर्नमेंट पैसा लेती है, देती है, खर्च करती है, रेवेन्यू जनरेट भी होता है। तो अब डेफिसिट क्या होता है? डेफिसिट होता है रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में जब गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमने रेवेन्यू रिसीट्स तो किए हैं, ठीक है, बट आय कम है, रिसीट्स कम आए हैं और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, खर्च हमने ज़्यादा कर दिया, पैसा कम आया है। तो जब इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप बढ़ जाता है तो सिचुएशन आती है डेफिसिट फाइनेंसिंग की। तो एक बार पढ़ लेते हैं। डेफिशिएंट फाइनेंसिंग इज ए फिस्कल टूल इन हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट टू ब्रिज द गैप बिटवीन रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन दोनों के बीच में गैप को भरने के लिए एक फिस्कल टूल की जरूरत होती है जिसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग में हम उस गैप को फिल करने की कोशिश करते हैं सो दैट कि रेवेन्यू रिसीट्स और एक्सपेंडिचर हमारे इक्वल रहें। डेफिसिट फिर आगे होते हैं चार टाइप्स के। एक तो होता है रेवेन्यू डेफिसिट, बजट डेफिसिट, फिस्कल एंड प्राइमरी डेफिसिट्स। सबसे पहले देखते हैं रेवेन्यू डेफिसिट होता क्या है। रेवेन्यू डेफिसिट होता है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स। खर्चा ज्यादा कर दिया, रिसीट्स कम आए हैं। इन फैक्ट इट रिफ्लेक्ट्स वन क्रूशियल फैक्ट, व्हाट इज गवर्नमेंट बोरोइंग फॉर। इसमें एक बहुत ही क्रूशियल फैक्ट आता है कि गवर्नमेंट उधार ले तो रही है पर किस लिए ले रही है, किस लिए बोरो कर रही है। अगर आप एज ए इंडिविजुअल बात करें, ठीक है, कोई भी एक पर्सन है वो घर चला रहा है, वो भी बोरो करेगा पैसा। सपोज उसने पैसा बोरो किया फॉर हाउस रेंट, फॉर प्ले द हाउस रेंट। प्ले द हाउस रेंट मीन्स घर के जो डेली खर्चे होते हैं उनको चलाने के लिए उसने पैसा बोरो किया।
घर के डेली खर्चों में क्या आता है, खाने पीने का हो गया, कुछ कपड़ा हो गया, ये सब चीजें आती है, ठीक है, उसके लिए बोरो किया पैसा, ठीक है। तो आप धीरे 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 एक रेवेन्यू डेफिसिट की सिचुएशन में आ जाओगे। आप पैसा बोरो कर रहे हो, उधार उठा रहे हो और उसको खाने पीने पे खर्च कर रहे हो। तो जब आप बोरो कर रहे हो और स्पेंड कर रहे हो तो धीरे धीरे आप पैसा खर्च कर रहे हो, ले रहे हो उधार पे, तो उससे आप कोई ड्यूरेबल एसेट नहीं बना रहे। कोई एसेट तो बन नहीं रहा ना, खाने पीने पे खर्च हो रहा है पैसा, तो उससे पैसा आएगा तो कहीं से नहीं ना। अगर आप खाना खा रहे हो और आराम से बैठे हुए हो, ठीक है, तो उससे पैसा आएगा तो कहीं से नहीं, आप सिर्फ खर्च ही कर रहे हो। तो ड्यूरेबल एसेट कोई भी नहीं बनेगा। तो इससे क्या पता इससे क्या पता चलता है कि रिपेमेंट ऑब्लिगेशंस आती है फ्यूचर में। अब पैसा लोगे कोई फ्री में तो आपको देगा नहीं, आपको वापस भी करना पड़ेगा। अब फ्यूचर में जब आपको पैसा वापस करना पड़ेगा तो आप कैसे करोगे? आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी, कोई एसेट नहीं क्रिएट किया करा नया, तो ये वाला जो रेवेन्यू डेफिसिट होगा सॉरी, ये वाला जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है, ये आपने कहीं पे यूजफुल किसी जगह पे आपने यूज नहीं किया। तो ये रेवेन्यू डेफिसिट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीट्स। आपने जितना खर्चा करा माइनस जितना पैसा आया। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीजें आती है? एक तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, एक प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है। नॉन प्लान आपको पता ही नहीं है, अचानक से कोई खर्चा आ गया तो आपने खर्च कर दिया। प्लान एक्सपेंडिचर पहले प्लान्ड है कि इन सेक्टर्स में हम इतना इतना पैसा खर्च करेंगे। टोटल रेवेन्यू रिसीट्स में क्या क्या चीज़ें आती है? एक तो आता है नेट टैक्स रेवेन्यू, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये आता है टोटल रेवेन्यू रिसीट्स में। देन आता है बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट क्या होता है? एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स। डेफिसिट तो सेम ही है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, रिसीट्स कम आ रहे हैं। तो टोटल रिसीट्स में क्या क्या चीज़ें आती है? करंट रेवेन्यू एंड नेट इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैपिटल रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास टोटल जितना भी इंटरनल और एक्सटर्नल कैपिटल आया, कंट्री के अंदर से कमाया या कंट्री के बाहर से आया, तो ये आते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। तो बजट डेफिसिट में क्या आता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, सेम फार्मूला। टोटल एक्सपेंडिचर में अब क्या क्या चीज़ें आती है? इसमें आता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर एंड प्लान एक्सपेंडिचर। रिसीट्स में आता है रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। फिर आता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में आता है डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में क्या होता है? रेवेन्यू हो गया, कैपिटल हो गया एंड लोन नेट ऑफ रीपेमेंट। लोन्स पे जो आप रीपेमेंट करते हो, लोन उठाया उसको देना तो पड़ेगा ना, उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो वो वाला जो खर्चा है वो भी एक्सपेंडिचर में आता है। और दूसरी साइड क्या आता है? रेवेन्यू रिसीट्स प्लस ऑल दोज कैपिटल रिसीट्स विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग्स। एक तो रेवेन्यू रिसीट्स आ गया प्लस वो सारी रिसीट्स जिसमें आपने बोरोइंग नहीं की, बट विच इज इन द एंड एक्रू टू द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट पे ही एंड पे पड़ता है। तो फिस्कल डेफिसिट का क्या होगा फॉर्मूला? रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट में आ गया नेट टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, प्लस आ गया कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स में जो लोन की रिकवरी करी है और अदर रिसीट्स, माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर से अगर आप रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट को माइनस करोगे तो आपके पास निकल कर आएगा फिस्कल डेफिसिट। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइमरी डेफिसिट की। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट जो हमने अभी पढ़ा था उसमें से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट पेमेंट को, जो हमने इंटरेस्ट पेमेंट किया है। अब लोन लोगे उस पर इंटरेस्ट दोगे, वो वाला हो गया इंटरेस्ट पेमेंट। इन अदर वर्ड्स इट पॉइंट्स टू हाउ मच गवर्नमेंट इज बोरोइंग टू पे फॉर एक्सपेंसेस। अब गवर्नमेंट कितना बोरो कर रही है एक्सपेंसेस के लिए, अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट के लिए तो बोरो कर ही रही है, और खर्चे के लिए कितना बोरो कर रही है, इसमें ये भी हम देखते हैं। इट अंडरस्कोर्स अनदर की फैक्ट, और एक और चीज है, हाउ मच द गवर्नमेंट इज एडिंग टू फ्यूचर बर्डन। एक तो देखो गवर्नमेंट बोरो कर रही है, उसमें हम देखेंगे किस लिए बोरो कर रही है, ऐसे खर्चे के लिए बोरो कर रही है या इंटरेस्ट पे करने के लिए। दूसरा है, अगर बोरो कर रही है तो उसमें वो बर्डन कंट्री पे पड़ेगा ना, आप ज़्यादा कर्जा उठाते जाओगे तो बर्डन पड़ेगा ना उस पर्सन पे भी उस कर्जे का। तो ऐसे ही सेम गोज विद गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट कितना कंट्री पे बर्डन और डाल रही है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट पॉलिसी, ठीक है। पास्ट में जो
कर्जा लिया था, अब उसको पूरा करने के लिए और बर्डन कंट्री पे डल रहा है, और साथ ही साथ प्रेजेंट जो पॉलिसीज चल रही है उनको चलाने के लिए भी पैसा उधार उठा रहे हैं, तो उसके चलते हुए भी बर्डन बढ़ता जाता है। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। इसका फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। नेक्स्ट आता है मोनेटाइज्ड डेफिशिएंट। मोनेटाइज्ड डेफिशिएंट क्या होता है? इंक्रीमेंट इन नेट आरबीआई क्रेडिट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई से जो पैसा उधार पे ले रही है उस पे इंक्रीमेंट होना, वो बढ़ता जाना, उसको बोलते हैं मोनेटाइज्ड डेफिशिएंट। अब पहले लिया, एक बार पैसा लिया, अभी दोबारा फिर से ले लिया, दोबारा फिर से ले लिया, बार बार लेना, उससे इंक्रीमेंट बढ़ता जाता है आरबीआई क्रेडिट का सेंट्रल गवर्नमेंट पे, तो उसको बोलते हैं मोनेटाइज्ड डेफिशिएंट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे बजट। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।